गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 8 मार्च। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। और आज आपको पता ही होगा, सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा और हमें ये जानने को मिलेगा कि महिलाओं की स्थिति वर्तमान में क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आर्टिकल में सबसे पहला था कि भारत और चाइना का जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको लेकर ये आर्टिकल दिया हुआ है। हम आपको बता दें पहले कि भारत और चाइना में जो डिस्प्यूट वाला एरिया है ना, उसको ध्यान रखिएगा। एक सीमा विवाद को लेकर है। आपने गलवान घाटी का जो देखा था झड़प जून 2020 में, उसको लेकर है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर यहाँ पे विवाद है। यहाँ पे तिब्बत को लेकर विवाद है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद है। ठीक है, हम सिंपल तरीके से आपके सामने ये सब रख रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। और यहाँ पर देखिएगा, चाइना जो है ना, चाइना का जो बाउंड्री है किन किन देशों के साथ लगता है, उसको ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में पूछेगा इस बार। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि विवाद वाला एरिया कौन सा है। ठीक, और ये भी बता दें आपको, सबसे बड़ा जो व्यापार साझेदार है भारत का, वो अमेरिका और चाइना दोनों आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा व्यापार साझेदार। कभी पहले जो अमेरिका हुआ करता था, लेकिन कुछ जो है हाल के वर्षों में चाइना हो गया। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, और आपको बता दें यहाँ पे अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद क्यों रहता है, क्योंकि चाइना बोलता है कि वो जो है ना, अरुणाचल प्रदेश, वो चाइना का पार्ट है। भारत ने रिप्लाई किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, चलिए आपको बताया था गलवान घाटी में झड़प हुआ था, जो हाल का विवाद रहा था, सीमा विवाद है, सब कुछ हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ग्लोबल साउथ जो है यहाँ पर टर्म मेंस में भी पूछेगा आपसे, प्रीलिम्स में भी पूछ चुका है एग्जाम में, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये। ग्लोबल साउथ मतलब जो कम विकसित देश है, जो अभी डेवलप कंट्री नहीं हुए हैं, जैसे चाइना, भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है। ओके, हालांकि चाइना बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी उसको जो है यहाँ पे ग्लोबल साउथ के तहत क्या मानेंगे, इसको अंडर डेवलप ही मानेंगे अभी। हाँ, ठीक है, तो ग्लोबल साउथ टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, कम विकसित वाले देशों को। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। मैंने आंसर भी लिख दिया है एकदम फ्रेमिंग करके, अब ताकि आपको पढ़ने में मजा आ जाए। वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की अवधारणा के संदर्भ में भारत और चीन की भूमिका की तुलना कीजिए। देखिए ना कैसे जो करंट को हम लिंक करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं। और इन दोनों देशों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा, मतलब कौन सा एरिया है जहाँ पे सहयोग कर रहा है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कौन सा एरिया है जहाँ पे प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल साउथ में भारत का और चाइना का क्या भूमिका है, इसके बारे में 3-4 प्रश्न है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है आपको, तो ग्लोबल साउथ क्या होता है, विकासशील देशों का समूह है, बस इतना लिख दीजिए। ठीक है, विकासशील देशों का समूह है जिसमें भारत और चीन प्रमुख भूमिका निभाते हैं, है ना। अभी आपने देखा ही होगा, भारत जो है यहाँ पे ग्लोबल साउथ का आवाज बन के निकला है। दोनों देश क्या करते हैं, आर्थिक वृद्धि को लेकर, तकनीक को लेकर, नवाचार को लेकर, वैश्विक शासन में सुधार के लिए सहयोग करते हैं ना, अपने अपने तरीके से। जैसे कि आप देखोगे ब्रिक्स में, G77 में और एसीओ में, दोनों मिलके जो है मंचों को साझा करते हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, भारत और चाइना। ठीक है, तो इसका जवाब हमको मिल गया। भारत क्या करता है, लोकतांत्रिक मूल्य को और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है ग्लोबल साउथ में। और जबकि चाइना अपनी जो आर्थिक शक्ति है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से प्रभाव बढ़ाता है। ठीक है, ग्लोबल साउथ में ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा है चाइना, और अपनी आर्थिक शक्ति से। प्रतिस्पर्धा वाला देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या प्रतिस्पर्धा है। तो व्यापार असंतुलन है। आप देखोगे चाइना और भारत में ट्रेड डेफिसिट है, मतलब चाइना भारत को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और भारत कम करता है, तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रीजन में जो है आए दिन आपने देखा होगा न्यूज में कि चाइना वहां पे अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, तो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। तो ये सब प्रतिस्पर्धा वाला इलाका हो गया, क्षेत्र हो गया। और सहयोग और प्रतिस्पर्धा के मिश्रण को वैश्विक दक्षिण गतिशीलता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, चीजों को आपको लिखना होगा। प्रतिस्पर्धा वाला इंडो पैसिफिक हो गया, क्वाड हो गया, व्यापार असंतुलन हो गया, सीमा विवाद हो गया, इन तमाम चीज का जिक्र कर देना आपको। सहयोग में आपको ब्रिक्स के तौर पे, G77 का, एससीओ के तौर पे यहाँ पे सहयोग करता है भारत ग्लोबल साउथ में। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, अमेरिका और चाइना अब भारत
में आप देखोगे ट्रेड वार को लेकर यहाँ पे मुद्दा चल रहा है। तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की भूमिका के बारे में बात होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका सिद्धांत क्या है कि जो जो डेवलपिंग कंट्री है, जो गरीब देश है, अगर वो टैरिफ ज्यादा लेता है तो उसको लेने दीजिए। और अमेरिका जो मतलब विकसित देश है ना, वहां पे अगर टैरिफ कम ले रहा है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री का है, तो वो भी सही है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को सहयोग कर रहा है ताकि वो आर्थिक पावर बन सके। और जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री जो भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा टैक्स वसूलते हैं, टैरिफ लेते हैं, तो उसके पक्ष में भी डब्ल्यूटीओ बोलता है कि उनका ये करना सही चीज है, क्योंकि ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके। ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हैं। कहाँ पे गया, ये देखिए, वस्तु और शुल्क निर्धारण के लिए विश्व व्यापार जो संगठन के नियम तय हैं। गरीब देश अमीर देशों पर इसलिए ऊंचा शुल्क लगाते हैं ताकि उसके उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। ठीक है, अगर हम ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। अमीर देश इसलिए ऊंचा शुल्क देने की अपेक्षा की गई है ताकि वो गरीब मुल्कों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, तो ये था डब्ल्यूटीओ का प्रिंसिपल। तो अब हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ का कार्य क्या है, भूमिका क्या है, और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को लेकर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस में कैसे पूछेगा आपसे। ये देखिए क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का विश्लेषण करना है आपको, कि भारत और अमेरिका का जो द्विपक्षीय है, जो बायलैटरल जो यहाँ पे ट्रेड है, उसका समीक्षा करना है, विश्लेषण करना है। और क्या व्यापारिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के संबंध मजबूत हो सके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा आपसे, तो आपको बताना है यहाँ पे। चलिए, भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार संबंध गतिशील हैं और बहुआयामी है। गतिशील मतलब व्यापार चल रहे हैं, और गतिशील है जिसमें हम लोग रक्षा के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, और फार्मा प्रमुख क्षेत्र है हमारा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इन तमाम क्षेत्रों में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं या सहयोग करते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है, लेकिन टैरिफ, बौद्धिक संपदा अधिकार, वीजा नीति, आप देखोगे ना H1B वीजा, कृषि सब्सिडी, डब्ल्यूटीओ और कृषि को लेकर भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे विवाद चलता है ना, आपने देखा ही होगा न्यूज में, कई बार हम लोग डिस्कस भी किए हैं। तो ये जो है ना विवाद वाला एरिया में कौन कौन सा आ गया, अमेरिका जो है यहाँ पे टैरिफ को लेकर विवाद वाला एरिया है, बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर यहाँ पे विवाद है, वीजा नीति को लेकर विवाद है, कृषि सब्सिडी को लेकर यहाँ पे तनाव देखने को मिलता है। तो ये दो फैक्ट हो गए यहाँ पे। बावजूद इसके दोनों देश व्यापारिक सहयोग को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए वार्ता और समझौतों पर जोर देते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अमेरिका बोल रहा है कि भारत पे भी हम टैरिफ लगाएंगे, तो भारत क्या कर रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, वार्ता करेगा, और अपने जो व्यापार है, जो टेंशन है, उसको कम करने का कोशिश करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे सहयोग वाला क्षेत्र। इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड जैसे साझेदारों में यह संबंध और मजबूत हुआ है। भारत क्वाड में रह के अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भी भारत अमेरिका जो है मिलकर काम कर रहे हैं। व्यापारिक मतभेदों के बावजूद साझा रणनीतिक हित और बढ़ती आर्थिक साझेदारी भारत अमेरिका संबंधों को क्या करेगा, दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आर्टिकल है आज, भाषा पे राजनीति। देखिए पहले क्या था, कुछ दिन से हम लोग देख रहे थे, तमिलनाडु जो है यहाँ पे भाषा को लेकर यहाँ पे विवाद हो रहा था केंद्र और राज्य में। तमिलनाडु क्या बोल रहा था कि हम जो है ना, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, जो द्विनीतिय है, क्या बोलते हैं उसको, डुअल लैंग्वेज, हम तमिल और अंग्रेजी को मानेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, हम हिंदी को नहीं मानेंगे। तो इसको लेकर विवाद था। अभी क्या हो गया, मराठा में भी, तो मतलब महाराष्ट्र में भी जो है, मुंबई है, वहां पर बोल रहा है कि जो भी बाहरी लोग हैं उनको मराठी सीखना होगा। तो इसी को लेकर पूरा आर्टिकल दिया हुआ है कि जब कोई, आपको पता है ना, हमारा आर्टिकल 19 में जो है, आप किसी भी देश के किसी कोने में जाकर बसने का अधिकार है आपको, वहां पे व्यापार करने का अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है। तो जो लोग भी काम करने जाते हैं, जो भी प्लान करके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनको जबरदस्ती थोपना कि आपको ये भाषा सीखना ही होगा, ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे संघवाद में, भारत क्योंकि फेडरल सिस्टम है, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज हम ही काम करने के लिए जाएंगे बाहर में, ठीक है, तो हम अपने लैंग्वेज में रहेंगे ना, हम अपने कल्चर को वहाँ पे संरक्षण देंगे। ठीक है, अगर हाँ मुझे लगेगा कि लैंग्वेज सीखना चाहिए, आसान है, तो हम सीख लेंगे उसको। लेकिन टफ लग रहा है और जबरदस्ती पे थोपा जा रहा है, ये सही नहीं है। तो इसी को लेकर यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है। मेंस में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, आ जाइए, ये देखिए,
भारत में भाषाई आधार पर होने वाला जो आंदोलन है और उसकी राजनीतिक है सामाजिक प्रभाव की समीक्षा कीजिए। कुल मिलाकर जो भाषा को लेकर जो आंदोलन हुए हैं उसका राजनीति और समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में समीक्षा करना है। देख लीजिए, भारत में जो भाषाई आंदोलन का जो गहरा सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा है कैसे। 1950 के दशक में राज्यों का पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर आंदोलन हुए थे ना, जिससे क्या हुआ, प्रभाव में क्या हुआ, राजनीतिक प्रभाव। 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग बना, ये हो गया राजनीतिक प्रभाव। और सबसे पहला जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, याद रखिएगा। तमिलनाडु में भी हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ है 1965 में, और भाषा नीति को क्या किया, प्रभाव किया है। तो ये सब राजनीतिक प्रभाव है। हाल ही में नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा की भूमिका पर बहस छिड़ गई है। अभी आपने देखा है ना न्यूज में कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर यहाँ पे विवाद चल गया है। भाषाई आंदोलन ने क्षेत्रीय पहचान को मजबूत किया है। तो अब बोलेगा यहाँ पे कि सामाजिक प्रभाव क्या है, तो क्षेत्रीय पहचान को क्या किया है, मजबूत किया है। लेकिन कभी-कभी अलगाववादी जो प्रवृत्तियां भी उभरी है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हो गया, अलगाववादी जो प्रवृत्तियां देखने को मिला है। क्षेत्रीय पहचान को तो मजबूत मिला है, लेकिन अलगाववादी भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे प्रभाव, जो सामाजिक जो प्रभाव है यहाँ पे सकारात्मक भी दिखा रहा है आपको, नकारात्मक भी। राजनीति में क्षेत्रीय दलों ने भाषाई अस्मिता को बढ़ावा दिया है, जिससे संघीय ढांचे को मजबूती मिली है, लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए भी संतुलन बनना आवश्यक है ना। तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और महिलाओं के बारे में आज न्यूज नहीं कवर करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है। ये आर्टिकल में जो है ना पूरा का पूरा राजस्थान के बारे में बात किया गया है कि राजस्थान में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं और उसका क्या परिणाम देखने को मिला है। ठीक है, हम पूरा आर्टिकल डिस्कस कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यूपी वाला जो मेंस दे रहे होंगे, यूपी पीसीएस का दे रहे होंगे, तो अपना यूपी पीसीएस का कॉन्टेक्स्ट में उसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि महिलाओं को लेकर जो चैलेंजेस है ना सब जगह सेम ही है, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, प्रॉब्लम सेम है। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी सेम ही होगा। लेकिन कुछ कुछ जो है राज्य के जो प्रमुख होते हैं वो अच्छा प्रयास करते हैं, कुछ कुछ जो है इस दिशा में कम प्रगति करते हैं, लेकिन प्रयास करते ही रहते हैं। बिहार आप देख लोगे, बिहार का जो मॉडल है ना महिलाओं को लेकर वो काफी सराहनीय है। दूसरे राज्य जो हमारे पड़ोसी राज्य है ना, वो बिहार को जो है इस मॉडल को अपना रहे हैं महिलाओं को लेकर। हम लोग बात करेंगे अभी, जैसे कि आपने बिहार में देखा ही होगा, पंचायती राज सिस्टम में 50% का रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, और तीनों स्तर पे, चाहे वो गांव स्तर पे हो, ग्राम पंचायत पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, ब्लॉक समिति पे हो, या आपका जिला परिषद या जिला पंचायत पे हो। ठीक है, तीनों पे 50% का रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। एसटी एससी की उनकी आबादी पर भी है, और ओबीसी का भी प्रोविजन किया हुआ है। ये हो गया। साथ बता दें आपको, जो नौकरियां हैं सरकारी नौकरी, 35% रिजर्वेशन महिलाओं का है। और आपको ये भी बता दें कि जो दूसरे राज्य के लोग हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं, चाहे वो अपने 28 राज्य हैं, चाहे 8 यूटी है, कोई भी महिला जो बिहार की फॉर्म भरती है, ठीक है, यहाँ तक स्टेट पीसीएस की भी बात करें ना, तो वहां पर भी इनको महिलाओं का आरक्षण मिलता है। अब देखो, जो जनरल का कट ऑफ होता है ना, वो पुरुष का अलग निकलता है और महिलाओं का अलग निकलता है। महिलाओं का रिजर्वेशन है यहाँ पे जनरल कैटेगरी में भी। तो वहां पर भी राजनीति इस चीज को लेकर उभर रहा है कि जो वहां पे स्थानीय नीतियों को लागू करें। खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। बिहार का और मॉडल देख लीजिए यहाँ पे। बिहार जो है ना शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, अगर आप देखोगे, क्लास 10th का लेवल पे, क्लास 12 पे, क्लास और ग्रेजुएशन पे, तीनों पे महिलाएं अगर पास करती है तो वहां पे वित्तीय सहायता दिया जाता है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन को फर्स्ट क्लास से पास किया तो 25,000 रुपये मिलेगा आपको, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो काफी महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे।